नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली में आज एम्स नई दिल्ली का 50वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। ये समारोह मानेकशॉ सेंटर धौलाकुआं में सुबह 10:15 बजे शुरू हुआ, जिसमें छात्रों, फैकल्टी सदस्य और देश भर के कई विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा रहे, जिन्होंने छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, एम्स सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि देश की चिकित्सा सेवा की रीढ़ है। यहाँ से निकलने वाला हर विद्यार्थी मानवता की सेवा का संकल्प लेकर समाज में बदलाव लाता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि हर नागरिक तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वी.के. पॉल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, एम्स के स्नातक भारत को ग्लोबल हेल्थ लीडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूरे कार्यक्रम में उपलब्धि, गर्व और प्रेरणा का माहौल देखने को मिला। तो आपको बता दें, दिल्ली के एम्स का आज 50वां दीक्षांत समारोह था और जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की उन्होंने। और ये आपको बता दें, दिल्ली एम्स जो है उसका 50वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसके अंदर छात्रों को डिग्रियां मिली और विशेष सम्मान दिया गया। नीति आयोग के वी.के. पॉल ने प्रेरणा दी और आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जेपी नड्डा ने इसमें शिरकत की। तो एम्स का 50वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ और इसके अंदर छात्रों को डिग्रियां मिली और सम्मानित किया गया। नीति आयोग के वी.के. पॉल ने इस समारोह में प्रेरणा दी। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहे। दिल्ली के पीतमपुरा के वैशाली एन्क्लेव में आज विकास की एक नई शुरुआत हुई। यहां नई सिविल लाइन, नई सड़क और ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों का शुभारंभ किया गया। साथ ही राजधानी को सीवर सफाई के लिए नई मिनी रिसाइकलर मशीनें की सौगात भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजना दिल्ली की बढ़ती आबादी और आने वाले 20 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली में केवल मरम्मत का काम नहीं बल्कि भविष्य की योजना बन रही है। उन्होंने आगे कहा कि 8 महीनों में दिल्ली ने अपने सालों पुराने संकटों से राहत महसूस की है। मिंटो ब्रिज पर अब पानी नहीं भरता, यमुना किनारे अब सफाई और भव्य छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं और राजधानी में देसी पेड़ों और हरियाली की नई परंपरा शुरू हो चुकी है। सरकार का विजन है हर वार्ड में स्वच्छ जल निकासी, हर गली में मजबूत सड़क, हर घर तक शुद्ध पानी और हर नागरिक के लिए सुंदर, हरी भरी और विकसित दिल्ली। दिल्ली अब केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की राजधानी बनने की राह पर है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई। इस केस की सुनवाई स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में होनी थी, लेकिन अदालत ने अब इसे आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने इस दौरान ईडी से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी पहले कुछ जरूरी बिंदुओं पर स्पष्टता दे। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। मामले में ईडी ने 6 सितंबर को अदालत में 2 दस्तावेज दाखिल किए थे जो कोर्ट ने मांगे थे। इन दस्तावेजों को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लेते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 30 जून 2021 को इस शिकायत से जुड़ा एक अहम दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी पक्षों को दस्तावेज नहीं मिल जाते, आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय बीजेपी से। अवधेश जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद। ये हेराल्ड केस की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई है टल गई, लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है कि स्पष्टीकरण दे ईडी पहले। क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं बताऊं, कोई भी चोर यदि चोरी करता है, कितनी भी चालाकी से चोरी करे, लेकिन अंततः क्या होता है, उसकी चोरी पकड़ी जरूर जाती है। जी। भले ही कोर्ट में देरी हो रही है या कोर्ट किसी मतलब संवैधानिक एजेंसी से कुछ उसकी कुछ स्पष्टता मांग रहा है, तो वो कोर्ट का एक अपना काम है और वो कहीं ना कहीं ईडी से या सीबीआई से या जो भी एजेंसी उनसे अपने मांग रहा है स्पष्टता, वो अपनी जगह सही है। लेकिन सच्चाई ये है, नेशनल हेराल्ड केस में चोरी की गई है, ठीक है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला किया गया है गांधी परिवार के द्वारा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो समय जा रहा है वो जा रहा है, ठीक है।
संवैधानिक तरीके से ही संवैधानिक एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, उसी तरह से माननीय न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। और ये गांधी परिवार जो जब तक बेल पर घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन ये आएगा कि इनकी जगह जेल के अंदर ही होगी। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें राजनीति से प्रेरित होकर इस केस को चलाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये तो केवल अपने बचाने के लिए कर रहे हैं कि जो छवि इनकी बिगड़ती जा रही है पूरे देश के सामने, किस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में जो घोटाला किया गया, किस तरह से अन्य घोटाले की पोल खुल रही है कांग्रेस की, है ना, किस तरह से कांग्रेस के पुराने जो चरित्र हैं, इनके चाल चरित्र मान के चलो, आप 1975 की बात कीजिए, इमरजेंसी की बात कीजिए, 1952 में वोट चोरी की बात की आप कर रहे हैं, और जबकि वोट चोरी तो 1952 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वोटों की गई थी। तो ये सब चीजें जो खुल के आ रही हैं आज देश की जनता के सामने, इससे कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो देश में नहीं, विदेशों में जाकर देश का अपमान करता है। जिस देश ने उसको नाम शोहरत दिया, उस देश का जो देश की बदनामी करते हैं विदेश में जाकर। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो कांग्रेस के, जो गांधी परिवार का जो 3-4 लोग हैं, उन पर जो है पूरी तरह से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पूरी तरह से जो उनके घोटाले हैं वो उनके सामने आ रहे हैं, जनता के सामने। उसको देखते हुए पूरी तरह से गांधी परिवार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में उतारू है। सच्चाई ये है, जो घोटाला किया है गांधी परिवार ने, जो चोरी की है पैसे की, भैया उसका तो हर्जाना भरना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ भी कहें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी कांग्रेसी उनका नेता कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है, चोरी की है तो पकड़ी जाएगी और उसकी जगह जेल में होगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी अभी तक कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है। अरे ईडी नहीं की तो अच्छी बात है ना, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें राजनीतिक कहाँ मिल रही है, किसको संरक्षण मिल रहा है? भाई राजनीतिक संरक्षण तो उस समय मिलता था 1975 में, आप याद कीजिए जब इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने। उसमें तो जो 4 स्तंभ होते हैं हमारे लोकतंत्र के, पत्रकारिता, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये सारे जो है सारे के सारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूछिए किसी कांग्रेस का नेता बैठा हो तो। आज कम से कम ये सभी जो है चारों स्तंभ हमारे जो है, हर संवैधानिक एजेंसी है, माननीय न्यायालय है, पत्रकारिता, पूरी तरह से फ्री होकर काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सब कहीं ना कहीं संरक्षण में काम किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा पत्रकार महोदय। सच्चाई ये है, बस चोरी जो पकड़ी जा रही है लोगों की, जिन्होंने घोटाले किए थे, जिन्होंने देश को लूट कर खाया, अपनी जेब भरी, अपने परिवार की जेब भरी, उनको जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, राजनीतिक प्रेरित किया जा रहा है ईडी, सीबीआई, कुछ नहीं है ऐसा। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, राहुल एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से स्पष्टीकरण मांगा है और राहुल और सोनिया गांधी को दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मुख्य ब्रिजपुरी रोड पर डीटीसी मेट्रो फीडर बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 55 वर्षीय असगर अली निवासी मुस्तफाबाद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना दयालपुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हादसे के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रित किया और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जीटीपी हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बस चालक ने तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रिजपुरी रोड पर आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने नरेला डीडीए ग्राउंड स्थित छठ घाट का दौरा किया। ये घाट नरेला विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट माना जाता है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए जुटते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि छठ पर्व पर किसी भी तरह की लापरवाही या कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी सिलसिले में मंत्री कपिल मिश्रा खुद स्थल पर पहुंचे और घाट की तैयारियों, साफ सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय प्रशासन और आयोजन समितियों के सदस्यों से बातचीत की। वहीं जनहित पूर्वांचल समिति के सदस्यों ने दिल्ली सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस बार घाटों की व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है।
श्रवण झा, उपाध्यक्ष जनहित पूर्वांचल समिति, ने बताया कि पहले प्रशासन की तरफ से छठ पर्व पर सौतेला व्यवहार किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार की पहल से श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नरेला में हम लोग यहाँ खड़े हैं और हमारे विधायक जी ने बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ सुनिश्चित किया कि दोनों घाट बनके यहाँ पर तैयार हैं। हमारे डीएम साहब, हमारी फ्लड डिपार्टमेंट, जल बोर्ड के लोग, सब लोग काम पे लगे हैं और समितियों में भी सभी लोग सक्रिय हैं। रात भर यहाँ पर काम हुआ है और इसके अलावा बाकी जगह भी दिल्ली में ऐसे लगभग 1300 जगहों पे घाटों की व्यवस्था की गई है और यमुना नदी पर 17 जगहों पर बड़े घाट बनाए गए हैं। बहुत सालों से पूर्वांचल समाज को ठीक से छठ पूजा करने से रोका जा रहा था, यमुना पे आने से रोका जा रहा था। बहुत पाप किए पिछली सरकार ने, लेकिन इस बार पूरे संतोष और स्वाभिमान के साथ सभी लोग छठी मैया की पूजा करेंगे। मंत्री जी आए, बहुत अच्छा आश्वासन दिए हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। फ्लड, एमसीडी, डीडीए सबका काम बहुत अच्छा हुआ है सर। और मंत्री जी ने बोला बहुत अच्छा काम हुआ है। टेंट का भी काम आज से शुरू हो गया है, अब पूरा ही टेंट लगेगा। पहले के मुकाबले में और के मुकाबले में क्या कुछ फर्क नजर आता है? पहले 3-4 साल से जो हमारा स्थिति थी, बहुत गंदी स्थिति थी ये सरकार में, पिछली सरकार में, लेकिन इस बार सरकार सुनवाई किया है और अच्छा व्यवस्था कर रहा है। इससे पहले कभी किसी मंत्री ने पिछली सरकार में इस तरह किया? कोई मंत्री नहीं आया जी। कांग्रेस के राज में शीला दीक्षित आती थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी में कोई मंत्री नहीं आया। विधायक आते थे लेकिन मंत्री कोई नहीं आ सका आया। दिल्ली के विवेक बी ब्लॉक मार्केट में 8 दुकानों में चोरी की खबर सामने आई है। चोरों ने जैक का इस्तेमाल करके दुकानों के शटर उठाए और कैश तथा कीमती सामान चुरा कर ले गए। ये चोरी मार्केट में मौजूद पुलिस चौकी के बिल्कुल पास हुई, जहां रोज रात 12 बजे से पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। इसके बावजूद चोरों ने निडर होकर चोरी को अंजाम दिया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि मार्केट में लगातार पेट्रोलिंग और कैमरा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारी फिलहाल चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार जांच कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस चोरी से व्यापारियों में डर और असुरक्षा का माहौल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्दी पकड़ने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की हालिया रिपोर्ट में यमुना नदी के पानी की हालत गंभीर रूप से चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार यमुना का पानी ना पीने लायक और ना ही नहाने के लिए सुरक्षित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रदूषित पानी का सेवन या इसके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पानी में उच्च स्तर की गंदगी और रासायनिक प्रदूषण पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पानी में लंबे समय तक रहने या सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पूर्वांचल समाज के नेता और नागरिक इस स्थिति को लेकर आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक लाभ के लिए जनता की सेहत और सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नेता संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में रहते हुए पूर्वांचलियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस रिपोर्ट के प्रकाश में प्रशासन ने आग्रह किया है कि यमुना नदी के पानी को तत्काल साफ करने और लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है। लगातार ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया। तो हम लोग उसी यमुना से ये पानी लेकर आए हैं। और सचदेवा पिछले 2024 में आपको याद होगा कि डुबकी लगाए थे, तो मैं उनको इनवाइट भी करता हूं कि जिस जगह से डुबकी लगाए थे वहां के फिर से डुबकी लगाएं और हम वहां से पानी लेकर आए हैं। इनका आचमन और पानी पी लें, सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पानी पी लिया तो यमुना साफ हो गया है, अगर आपने नहीं पिया तो फिर गुमराह मत कीजिए। देखिए, पूर्वांचल के लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करने आते हैं और मुझे लगता है कि एक तरह का ये अपराध है। आप सत्ता में हैं और मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप आचमन करके ये कह रहे हैं कि सब साफ हो गया है। रिपोर्ट ये बता रहा है कि पानी छूने लायक नहीं है। पानी में जाने में भी परेशानी, आपको त्वचा बीमारी हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो पानी छूने लायक नहीं है आप आचमन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा। इससे बड़ा अपराध दूसरा और क्या हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनको पूर्वांचलियों से नफरत है और नफरत समय समय पर दिखा है। आपको याद होगा झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, झुग्गी में बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे,
और ये कह रहे थे ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो ये मानते हैं कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनके साथ कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से गुमराह करके आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पानी का आचमन ना करें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जब वो उतरती हैं अर्घ देने के लिए तो कई बार 3-3 घंटा 4 घंटा पहले खड़े हो जाते हैं। अगर आप ये कहेंगे पानी ठीक है 4 घंटा पहले उतर जाएंगे और फिर वो उनके सेहत के लिए, उनकी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं उनको। तो इस तरह का मिसगाइड करके आप जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये ना करें। मुझे लगता है कि सबको अपनी तरह से सावधानी रखने की जरूरत है और ज्यादा समय तक पानी में ना खड़े हों, ये मेरा निवेदन भी है। आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया भाजपा पे कि ये जमुना का पानी सुरक्षित नहीं है, ना ही नहाने लायक है ना ही पीने लायक है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम। आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है, बल्कि बोतल में पानी निकाल के दिखाया जमुना से कि ये पानी ना ही पीने लायक है ना ही नहाने लायक है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अब से 2 साल पहले भी प्रवेश वर्मा और बीजेपी के कई नेताओं ने जमुना के पानी को लेकर काफी मीडिया में बयानबाजी की थी, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि यमुना का पानी इतनी जल्दी साफ कैसे हो गया, और जिस केमिकल का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अपने सरकार के टाइम पे किया था, वही केमिकल का इस्तेमाल आज भाजपा जो सरकार दिल्ली में मौजूद है वो कर रही है। वसीम, कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी कहीं से बोतल में पानी दिखा देती थी, आज ये दिखा रहे हैं, लेकिन नुकसान जनता का ही हो रहा है। जी बिल्कुल, ये राजनीति का एक दौर है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आपस में दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है वो जनता को झेलना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान अब होगा, छठ पूजा में जो भी लोग जाएंगे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, काफी परेशानियां होंगी, क्योंकि अभी तक जो जमुना है वो ना तो साफ की गई है और उसके आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल गंदा है, और साथ ही साथ जो केमिकल का पानी है वो उनकी सेहत पे भी काफी असर डाल सकता है। वसीम, देखा गया ऐसे त्योहारों पे ही जमुना की सफाई करके दिखा देते हैं, जब त्योहार खत्म हो जाता है तो जमुना वैसे की वैसी रहती है। जी बिल्कुल आलोक जी, मैं बताना चाहता हूँ ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। इस तरीके से कई करोड़ों का जो फंड जो आवंटित होता है उस फंड का यहाँ पर मिसयूज किया जाता है। एक सफाई का एक अमली जामा पहना दिया जाता है कि यहाँ हम लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। धरातल पर वही स्थिति बनी रहती है और साल साल वो स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। फंड जमुना के नाम पे आवंटित तो होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जमुना के लिए तो होता नहीं है, बाकी और तमाम चीजों के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जमुना के नाम पे हो चाहे और भी हमारे जो नालों की सफाई हो उनके नाम पे हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस प्रक्रिया ना ही आम आदमी पार्टी सरकार में हुई थी, ना ही भाजपा सरकार दिखा रही है। तो आने वाले समय में आप जनता को जमुना कब साफ नजर आएगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। जी वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले, बड़ा इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी ने लगाया है कि जमुना का पानी ना नहाने लायक है और ना ही पीने लायक है। दिल्ली पुलिस ने साउथ डिस्ट्रिक्ट के मेहरौली थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार देर रात सूचना मिली कि एक अपराधी जो गैरकानूनी हथियारों की सप्लाई में शामिल है, लाडो सराय शमशान घाट रोड पर आने वाला है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके में पिकेट लगाया। जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचा, उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने उस पर गोली चलाई और आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कनिष्क उर्फ कोकू उर्फ विशाल, उम्र 27 साल, निवासी मदनगिर निवासी के रूप में हुई है। उसके पास से 2 पिस्तौल, लोडेड मैगजीन और 4 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे तुरंत इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल रविंदर घायल हुए हैं और 2 अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। आरोपी हथियार आपूर्ति और अन्य मामलों में वांछित था। मेहरौली पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
साउथ डिस्ट्रिक्ट के मेहरौली थाने ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मेहरौली थाने ने कई दिन से एक कोकू पहाड़िया एलियस कनिष्क पहाड़िया, जो कि एक डेस्परेट बीसी है हमारा अम्बेडकर नगर थाने का, उसको ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये आदमी हमारे कई सारे पुलिस स्टेशन के एरियाज़ में आर्म सप्लाई का काम करता है। इस कनिष्क पहाड़िया के ऊपर लगभग 13 मुकदमे हैं, जिनके अंदर से 5 आम जाके मुकदमे हैं। इसने अपनी कई जगह सोशल मीडिया प्रोफाइल पे विद आर्म्स फोटो डाल रखी हैं, फायरिंग करते हुए फोटो डाल रखी हैं। तो इस आदमी को, जो कनिष्क पहाड़िया है, इसको काफ़ी शौक था आर्म्स का। इस चक्कर में ये आर्म्स लेके घूमता था और कभी रॉबरी, कभी स्नैचिंग, ये सब कारनामों में इन्वॉल्व रहता था। राजधानी दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट के नांगलोई इलाके में दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। सूत्रों के अनुसार पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी नांगलोई किराड़ी फाटक के पास आ सकते हैं। तुरंत नांगलोई पुलिस ने एक्शन लिया और इलाके में ट्रैकिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 4 अपराधियों में से 3 घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी आउटर सचिन शर्मा ने बताया कि ये वही गिरोह था जो 2 दिन पहले पुलिस के साथ हुई एक हॉट चेस के दौरान फायरिंग करके भाग निकला था। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने पूरी सतर्कता दिखाई और जनता और अपने अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एनकाउंटर का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि राजधानी में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह और उनके नेटवर्क की जांच और पूछताछ शुरू कर दी है। यह कार्रवाई राजधानी में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में दिन दिहाड़े एक गंभीर हमला हुआ, जिसमें एक एमसीडी कर्मचारी को लोहे की रॉड से हमला किया गया। ये वारदात आली एक्सटेंशन मथुरा रोड के पास हुई। घायल कर्मचारी रघुराज सिंह अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे, तभी आरोपी मोहित उर्फ पोली अपने साथी के साथ बाइक पर आया और बीच सड़क पर उन्हें रोककर हमला कर दिया। हमले में रघुराज के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। खून से लथपथ हालत में उन्हें परिवार ने तुरंत अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस को सूचना दोपहर 1 बजे मिली और एसएचओ सरिता विहार ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह मामला पुरानी रंजिश का था। आरोपी मोहित ने 2 साल पहले आली एक्सटेंशन में एक प्लॉट खरीदा था, जिसे कुछ समय बाद डीडीए ने तोड़ दिया। मोहित को इस शक था कि रघुराज ने डीडीए में शिकायत की थी और इसी शक में उसने हमला किया। इस मामले में पुलिस ने मोहित और उसके साथी के खिलाफ आईपीसी 326, 341, 506, 34 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि राजधानी में अपराधियों के हौसले इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब वे खुलेआम लोगों पर हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।